नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। अगर आप साथ के राज्य में देखो, उत्तर प्रदेश में, वहाँ अभी भी योगी आदित्यनाथ की राजनीति वही हिंदू बनाम मुसलमान पे टिकी हुई है। बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। ये देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता है और वहाँ पर एक पढ़ी लिखी चुनी हुई सांसद इकरा हसन, जो समाजवादी पार्टी की है, उन्हें भरे मर्दों की महफिल में ये दुखड़ा अपना रोना पड़ता है कि उन्हें ऐसे ऐसे शब्दों से, मुसलमान होने की वजह से ऐसे ऐसे शब्दों से उन्हें और उनके परिवार को संबोधित किया जाता है जो एक तरह की गाली होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये इकरा हसन कह रही है और इसका सबूत भी मैं आपको देता हूँ। देखिए, इस देश में सरकार के खिलाफ कोई ट्वीट भी करता है, कोई सवाल करता है तो उस पर बड़े बड़े धाराएं लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये एक आदमी है, मुझे नहीं मालूम कौन है, क्या है, कोई वो है छुट भैया नेता है किसी हिंदू रक्षा सेना या ये क्या बोल रहा है इकरा हसन के बारे में, और फिर इकरा हसन अपना दुख कैसे सुना रही है, ये दोनों सुनिए। इतनी औकात हो गई है इसकी इकरा हसन की। और मैं सही कहा छोटे भाई ने कि ये जो जिस तरीके से ये कहती है कि मैं गुजर हूं, जिसने तलवार के बल पर सलवार पहनी ऊंची, वो गुजर कैसे हो सकती है? गुजर हमारे बहुत ताकतवर, हमारी एक क्षत्रिय कौम है। और ये लोग कट्टरपंथी जेहादी, मैं कह रहा हूं ये सीधी सीधी इसका भाई जब एसडीएम को गाली देता। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? अब बताइए, कह रहा है ना कि सांसद है इकरा हसन, पढ़े लिखे परिवार से आती है, सांसद विधायक रहे हैं इनके परिवार में, इन्हें इतना कुछ सुनना पड़ रहा है ऐसे छुट भैया नेताओं से, और इन नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुलेआम वीडियो डाल रहे हैं ये, इन्हें पुलिस मामला भी दर्ज नहीं कर रही, अरेस्ट करना तो दूर की बात है। लेकिन जो सवाल अपने हक के लिए उठाए, उन्हें कभी एनएसए लगा दिया जाता है, कभी यूएपीए लगा दिया जाता है, कभी कुछ कर बड़े बड़े उसमें ऐसे मामलों में अंदर किया जाता है कि उन्हें कई महीनों ज़मानत तक नहीं मिलती। ये इस देश में इस वक्त हो रहा है कि या तो धर्म की राजनीति को इतना कट्टर कर दो, इतना कट्टर कर दो कि जो एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करता है उन्हें खुली छूट है, वो जो मर्जी करें, लेकिन अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो उसे ऐसे सज़ा दो कि आसपास जो लोग सोच भी रहे हों, जो दिमाग में ला भी रहे हों कि हम सरकार से सवाल पूछेंगे, उनके दिल में ऐसा डर बिठा दो कि वो ख्याल ही उनके दिमाग से चला जाए। ये फ़िलहाल इस देश की राजनीति है, ये इस देश की सच्चाई है, और इस सच्चाई से मुझे नहीं मालूम लोग कब जागेंगे, कब इससे पर्दा उठेगा। पर्दा तो उठा हुआ ही है खैर, लेकिन इस सच्चाई को हकीकत समझ के कब अपने असली हक का इस्तेमाल सही तरीके से इस देश की जनता करेगी। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। खट्टर साहब ने ये खुद पोस्ट किया और लिखा कि आज रोहतक पीजीआई पहुंचकर एएसआई स्वर्गीय संदीप लाठर के परिवारजनों से मिलकर उनका दुख साझा किया।
ये एएसआई संदीप लाठर वही है जिन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अपनी जान दी और जिन्होंने अपने अंतिम वीडियो में और अपने अंतिम जो लिख के गए हैं नोट, उसमें मौजूदा डीजीपी और मतलब हरियाणा के डीजीपी और एसपी जो है वहाँ रोहतक के, उन्हें क्लीन चिट देके उन्हें ईमानदारी का पुतला बताया। ये वही डीजीपी और वही एसपी है जिनके बारे में संदीप लाठर के जान देने से एक हफ्ता पहले जिन आईपीएस ऑफिसर पूरन ने जान दी थी, उन्होंने लिखा था कि ये दोनों मुझे किस तरह से तंग कर रहे हैं क्योंकि मैं दलित हूँ। वो इन पर बहुत आरोप लगा गए, लेकिन संदीप लाठर जो है उन्हें क्लीन चिट दे गए और संदीप लाठर ने पूरन पर आरोप लगाए। लेकिन ये सब जो खेल हरियाणा में चल रहा है इस वक्त कि किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर, एक आईपीएस जान देता है, उसके बाद उसके एक हफ्ते बाद उस पर लगे भ्रष्टाचारों के आरोप की जांच करने वाला एएसआई भी जान दे देता है। दोनों अलग अलग समुदाय से होते हैं, एक दलित और एक जाट। अब इस सारे मामले को हरियाणा में किस तरह से दलित बनाम अदर कास्ट की तरफ मोड़ा जा रहा है, ये दिख रहा है। ये सबको दिख रहा है कि इन मामलों को कहीं और ले जाया जा रहा है, क्योंकि आईपीएस पूरन के परिवार ने अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया है। वो कह रहे हैं कि जो भी आरोपी हैं आईपीएस आईएएस ऑफिसर जिन पर उनकी पत्नी कह रही, उनके पति जो जाते जाते आरोप लगाए गए, उन पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन एक हफ्ते बाद संदीप लाठर जब जान देते हैं, वो कहते हैं कि उनके परिवार वाले डिमांड करते हैं कि अब आईपीएस पूरन की पत्नी पर एफआईआर होनी चाहिए। अब सवाल बहुत सारे उठे कि भाई अगर जांच कर रहे थे लाठर, तो एक हफ्ते बाद, उनकी मौत के एक हफ्ते बाद उनको जान देने की जरूरत क्यों पड़ी थी? वो तो सबूत लोगों के सामने रखते तो सच्चाई सामने आ जाती, उन्होंने जान क्यों दी? बहुत सारे सवाल उठने लगे। लेकिन मेरा आज का वीडियो उस सवाल या इन सारे मामलों को किस तरफ ले जाया जा रहा है उस पर नहीं है। मेरा ये है कि इस सब के बीच में आपको याद होगा जिस दिन राहुल गांधी आईपीएस पूरन के परिवार से मिलने गए थे, पूरन कुमार के परिवार से मिलने गए थे, उसी दिन, उससे एक दिन पहले शायद, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जो रामदास अठावले हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी है, वो भी अपने लोगों के साथ उस परिवार से मिलने गए थे और उसके बाद वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिले थे। उस नायब सिंह सैनी की मीटिंग में क्या उन्हें जवाब मिला, ये उनके आरपीआई के एक जो स्थानीय नेता है हरियाणा के, उन्होंने वो सारा कच्चा चिट्ठा खोला था। जरा एक बार वो दोबारा सुनिए। तो जब काफी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी को कहा। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या? भाई ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। आपने सुना, उन्होंने कहा कि खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी है, ये हरियाणा में चला रहे हैं सरकार। अब इसको जोड़िए खट्टर साहब के संदीप लाठर के घर जाना, उनके परिवारों से मिलना, पीजीआई में जाके उसके परिवारजनों से मिलना। ये मनोहर लाल खट्टर वही हैं जो तकरीबन 9.5 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब ये मुख्यमंत्री थे तो आईपीएस पूरन कुमार तब भी मौजूद थे, तब भी आईपीएस थे। इनके कार्यकाल के दौरान भी वो आईजी, एडीजी सब बने, उस पद तक पहुंचे, तब भी उनको अलग अलग पोस्टिंगें थी। उस परिवार से मिलने मनोहर लाल खट्टर नहीं गए, लेकिन संदीप लाठर के परिवार से मिलने गए। तो इसका मतलब जो आरपीआई के नेता वो कह रहे हैं कि खट्टर सरकार चला रहे हैं दिल्ली से, ये बात सही साबित होती है। भाई बड़ा ऑफिसर तो वो थे ना, आईपीएस थे। आईपीएस ने जान दी, मनोहर लाल खट्टर के अंडर उन्होंने 9 साल, 9.5 साल काम किया। एक मुख्यमंत्री एएसआई को शायद ही जानता पहचानता होता है, लेकिन एक आईपीएस को तो जरूर पहचानते हैं। हर मुख्यमंत्री हर आईएएस आईपीएस को पहचानता है। उस परिवार को आज 10 दिन से ऊपर हो गए, वहां नहीं गए मनोहर लाल खट्टर, उनका हालचाल नहीं पूछा, लेकिन एएसआई के यहाँ पर पहुंच गए। पहली बात तो
जो आरपीआई के नेता ने कहा कि खट्टर सरकार दिल्ली से चला रहे हैं, ये बात का सबूत मिल जाता है खट्टर साहब के इस ये करने से। और दूसरा जो मैंने शुरू में कहा कि इसको मामले को दलित वर्सेस अदर्स की तरफ कैसे ले जाया जा रहा है, इसको भी पुख्ता करता है मनोहर लाल खट्टर का संदीप लाठर के परिवार से मिलना। और मनोहर लाल खट्टर अकेले नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो अपोजिशन कांग्रेस है वो भी दूध की धुली है। राहुल गांधी आईपीएस के परिवार से मिलते हैं, और उस तस्वीर में आपने देखा होगा राहुल गांधी के साथ पूरे हरियाणा कांग्रेस के नेता थे, जिसमें भूपेंद्र हुड्डा भी शामिल थे, पूर्व मुख्यमंत्री जो जाट हैं। और राहुल गांधी ने कहा कि इन्हें दलित होने की कीमत चुकानी पड़ी, इनके साथ न्याय होना चाहिए। जब अगले दिन जब उसके बाद संदीप लाठर जो जाट हैं वो अपनी जान देते हैं और उस आईपीएस पर आरोप लगा के जाते हैं, उनकी पत्नी पर आरोप लगा के जाते हैं, तो उस परिवार से मिलने भूपेंद्र हुड्डा तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी जाट है। तो ऐसा नहीं है कि ये जात और उसका मामला सिर्फ मनोहर लाल खट्टर या बीजेपी कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस के लोग भी अपने ही नेता राहुल गांधी की बात को झुठलाने में तुरंत पहुंच गए और हाजिरी लगा दी वहां पर। तो दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही है हरियाणा में। अब देखिए, दरअसल ये जो राजनीति है आज के डेट में धर्म से कहीं आगे निकल गई है। अब जो है, जब धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही थी तो राहुल गांधी और कांग्रेस को लगा कि इसका सबसे बढ़िया काट है कि जात की राजनीति की जाए, तो ही धर्म की राजनीति का काट निकल सकती है। तो उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की। अब जातिगत जनगणना की बात की तो वो मुद्दा बड़ा हो गया, बड़ा इतना हुआ कि मोदी जी को मानना पड़ा कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना भी होगी। तो इसलिए जाहिर सी बात है क्रेडिट राहुल गांधी को हो गया। अब इस मुद्दे को किस तरह से खत्म किया जाए, इसको तोड़ने के लिए अब अलग अलग जातियों के बीच में एक तरह की दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, और ये उसी का हिस्सा है हरियाणा का ये सारा मामला। नमस्कार।